Jai Hind to all. So we'll continue with the same topic, biotechnology application in different fields. We will dealing with the biotechnology and healthcare. इस segment में हम लोग अब आगे का topic लेते हैं biotechnology and medicines, because medicine field is the largest field or medical sciences in which now we are utilizing the biotechnology. The first is drug production. Second is pharmacogenomics. Third is gene therapy. And fourth is genetic testing. So you may see here with this picturized view I have taken from Google Images. This is oral vaccine we are already taking, means in the form of polio vaccine and other vaccines. This is also part of medicines. Initially, these were prepared utilizing the biological substance from the animal itself. अगर हम वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल में उस वायरस को इंजेक्ट कराते हैं, फिर उसमें से ब्लड सीरम लेते हैं और उस ब्लड सीरम से हम वैक्सीन तैयार करते हैं. दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड, बट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग दिस विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि बहुत थोड़े समय में, कम समय में और किसी ऑर्गेनिज्म को हार्म भी नहीं करना पड़ता, उससे हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. बट डेफिनेटली ट्रायल्स आर बीइंग ऑन द ऑर्गेनिजम्स. देन दिस इज अ पार्ट ऑफ ड्रग प्रोडक्शन और मेडिसिन्स. देन बायोफार्मास्यूटिकल्स, यानी वी आर यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फार्मा, मीन्स प्रिपेयरिंग द अदर मेडिसिन्स और ड्रग्स. देन करेक्शन ऑफ एन एरर इन डीएनए. तो अगर हम कोई डीएनए में फॉल्ट है उसको करेक्शन करें तो इसको हम लेते हैं जीन थेरेपी के पार्ट में. थर्ड है जीन थेरेपी. तो फार्माकोजीनोमिक्स थोड़ा एक एडवांस फील्ड है जिसमें हम जीनोमिकली, यानी अगर हम लोग किसी का जीनोम डिक्लेयर कर दें या जीनोम सीक्वेंसिंग कर दें तो हम उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर ड्रग या मेडिसिन बना सकते हैं. और करेक्शन ऑफ एरर में क्या है, हम लोग उस जीनोमिक में वो कहाँ फॉल्ट है ना, जैसे यहाँ पर क्या दिखाया है, रेंज दिखाया है कि हम फॉल्ट को ठीक कर रहे हैं. तो इसका मतलब जहाँ फॉल्ट है, फॉल्टी डीएनए को ठीक किया जाए, जहाँ एरर है, गलती है, उसको रिमूव करके एक नया लगा दिया जाए जो कि उसी के जैसा सीक्वेंस हो. सो दिस इज कॉल्ड अ पार्ट ऑफ जीन थेरेपी. देन रैपिड डायग्नोसिस किट एंड डिटेक्टिंग जीन डिसऑर्डर ड्यूरिंग फीटस फॉर्मेशन. ये दोनों पार्ट क्या है, जेनेटिक टेस्टिंग के हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा डायग्नोस्टिक किट प्रिपेयर करते हैं जो कि जीन उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को डायग्नोस कर सके, यानी हम जेनेटिक टेस्टिंग कर सके. और उसी तरह से हम जीन डिसऑर्डर ड्यूरिंग फीटस, यानी जब बेबी होम में होता है तब हम इसको टेस्ट कर ले कि यहाँ कहीं कोई डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उसको वहीं ट्रीट किया जा सकते, फीटस नहीं, ताकि जो न्यूबॉर्न बेबी है वो हेल्दी हो. तो ये जो है ये पार्ट ऑफ हेल्थ केयर एंड मेडिसिन में आता है. नेक्स्ट लेते हैं हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट, दैट इज द प्रोडक्शन. Okay, come to this part, drug production. It is the process in which pharmaceutical products are produced through application of biotechnological techniques. Medicines are produced for three purposes. First is diagnosis, second is cure treatment, and third is prevention of diseases. So हम ये तीन purpose लेकर के medicines को prepare करते हैं. If we go for production of medicines, these are through two important processes. First is isolating enzymes. हम normal organism से enzyme को isolate करके prepare करें. Second is genetically engineering enzymes. यानी हम क्या करें, हम genetically enzymes को form करें और तब हम इसको drug production के लिए ले जाएं. Recently, plants are being genetically modified to produce pharmaceutical products. यानी हम फार्मा के प्रोडक्ट्स यानी ड्रग्स को प्रिपेयर करने के लिए प्लांट्स का यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल कंपाउंड्स.
है ना, हम उनके नेचुरल कंपाउंड्स को उनसे आइसोलेट ना करके हम उनको ये उनके जो नेचुरल कंपाउंड्स हैं उनमें मॉडिफिकेशन कर दें और वो ड्रग प्रोडक्शन करें, तो उनमें मॉडिफिकेशन के बाद ड्रग प्रोड्यूस की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल एलिसो एक मेडिसिन है दैट इज प्रिपेयर्ड बायोटेक्नोलॉजिकली फॉर गॉचर्स डिजीज, है ना, तो हम लोग गॉचर्स डिजीज के लिए इसको प्रिपेयर कर रही हैं। गॉचर डिजीज होती है जबकि स्प्लीन और लिवर में कुछ वांटेड फैट प्रोडक्शन होने लगी या वो फैट्स को स्टोर करने लगे, जिसको हम लोग फैटी लिवर भी कह सकते हैं, फैटी स्प्लीन भी कह सकते हैं। तो उसके लिए ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड ड्रग प्रिपेयर की गई है। एंड कौन बना रहा है? नेचुरल प्लांट्स इसको फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कैरेट इज प्रिपेयरिंग इट फॉर ट्रीटिंग दिस डिजीज। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड कैरेट में इसका प्रोडक्शन हो रहा है। और कैरेट तो पता ही है आपको कि इट्स वेरी बेनिफिशियल, इसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं, इसके कलर के बेसिस पे विटामिन ए, तभी तो हम कहते हैं कि गाजर खाओ तो आंखों की रोशनी ठीक रहेगी, है ना। तो इट इज हैविंग रिच और इट इज रिच इन विटामिन ए और कैरोटीनॉइड्स, तो ये है का प्रोडक्शन। Now we will come to the production of insulin. Human insulin is being produced using genetically engineered technique known as humulin, है ना, and it is used for the treatment of diabetes that is low sugar level in the blood. Second, we take interferon. Interferon interferes in transmission of viral genome from one cell to another, and it also inhibits the cell division of abnormal cells. O interferon produced using the recombinant DNA technology, it is used to treat cancer patients. तो ये स्पेसिफिकली हम लोग कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। ये स्प्रेड नहीं होने देता, वन टू अदर सेल स्प्रेड नहीं होने देता, तो कैंसर को भी ये बढ़ने नहीं देता है। ओ इंटरफेरॉन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ कैंसर पेशेंट्स, तो ये उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करता है। Next is growth, human growth hormone. Since dwarfism is caused by growth hormones, हम जानते हैं growth hormones हमारी पूरी बॉडी के ग्रोथ के लिए एक पर्टिकुलर जेनेटिक हाइट को ले जाने तक काम करता है, लेकिन कभी कभी ग्रोथ हार्मोन्स की कमी से या उनके इम्प्रॉपर प्रोडक्शन से शॉर्ट हो जाते हैं, यानी जो टॉल है, बच्चे टॉल होने चाहिए जेनेटिकली लेकिन वो ड्वार्फ रह जाते हैं। So that is due to the deficiency of growth hormones. So it can be diagnosed by HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को डिटेक्ट करके टेस्ट करके हम लोग पता लगा लेते हैं। सो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्वार्फिज्म ड्यू टू हाइपोपिट्यूटरी एक्टिविटी। और इनका प्रोडक्शन क्यों कम हो जाता है? क्योंकि हमारी जो पिट्यूटरी है ब्रेन में वो लेस एक्टिव हो जाती है या प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करती है, तो इनका भी प्रोडक्शन हम लोग बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। सेकेंड फील्ड में आते हैं फार्मेकोजीनोमिक्स। सो इट इज अनदर इम्पॉर्टेंट फील्ड। As we know, pharma is drug or medicine and genomics the study of genes. So हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मिला दिया है। Now according to the genomics we now prepare the drugs or medicines. Studying response of genetic makeup of an individual to a drug और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो ये क्या है? स्पेसिफिक एक ब्रांच है जिसमें हम लोग जेनेटिक मेकअप के अकॉर्डिंग यानी किसी इंडिविजुअल के जीनोम के अकॉर्डिंग ड्रग प्रिपेयर करते हैं या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। इसका बेसिकली यूज क्या है? जो फार्मेकोलॉजी है वो क्या कहती थी? ये कहती थी कि हमने जो ड्रग प्रिपेयर की है वो सबके लिए फिट करती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि मार्केट में हम लोग कुछ कपड़े खरीदने के लिए जाएं तो कहते हैं वन साइज फिट्स ऑल, तो वो साइज कैसा होता है? वो साइज होता है फ्री साइज, और अगर फ्री साइज है तो वो सभी को पूरा आ जाएगा। दैट फ्री साइज में फिट टू ऑल। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि कुछ लोगों को वो फ्री साइज भी नहीं आता। अगर वो फ्री है और बहुत पतली है तो हैंगर लाइक लगेगा, और बहुत मोटे हैं तो वो टाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हम फार्मेकोलॉजी में या फार्मा इंडस्ट्रीज में ड्रग्स बनाते हैं वो सबके लिए सूटेबल है कि नहीं है,
मान लीजिए मैं ले रही हूँ या आप ले रहे हैं या हम एक थर्ड पर्सन को दे रहे हैं, सबका जेनेटिक मेकअप या बॉडी अलग अलग तरह की है, लेकिन दवाई देने से ये हो सकता है किसी का लिवर डिफेक्ट हो जाए या किसी में किडनी में इफेक्ट हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ड्रग सबके लिए सुटेबल है कि नहीं है। सो वी आर गिविंग रॉन्ग मेडिसिन टू अ रॉन्ग पर्सन और राइट मेडिसिन टू अ राइट पर्सन, तो हमें नहीं पता। तो फॉर्मूला यही कहते थे कि वन साइज फिट्स ऑल ड्रग्स, यानी जितने भी लोग हैं सबके लिए जो हम एक ड्रग बना रहे हैं, सपोज हमने टेट्रासाइक्लिन बनाई एंटीबायोटिक, या रिफेम्पिसिन बनाई, या हमने जो हम लोग जनरली लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन जो अभी कोविड में भी काफी दी गई, वो सभी को यूजफुल होगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक मेडिसिन सबके लिए सिमिलर इफेक्ट करे। तो फार्मेकोजीनोमिक्स इस पे वन साइज फिट्स ऑल ड्रग्स, यानी सबके लिए एक ही ड्रग काम नहीं करती, ये केवल और केवल 60% लोगों में ही सुटेबिलिटी हो सकती है और पॉपुलेशन के 60%, और 40% में ये ड्रग हो सकता है काम ना करे, है ना। एंड द अदर 40% ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। होता है ना कि एलर्जी हो गई किसी ड्रग से, लेकिन जो फार्मा इंडस्ट्री ने बनाया वो तो कहती है कि नहीं सूटेबल है, और लिख देते हैं कि वो रेयरेस्ट केसेस हैं, और वो रेयरेस्ट 40% हो सकती हैं, बिकॉज देयर जीन्स डू नॉट डू व्हाट इज इंटेंडेड टू देम। इसका मतलब उनकी जीन्स में या उनके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में वो मैच नहीं करती है। अब फार्मेकोजीनोमिक्स कहता है कि पहले हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जाने, अधिकतर लोगों का कैसा होता है, उसके बेस पे वो ड्रग उनके लिए प्रिपेयर की जाती है, तो वो सबके लिए सुटेबल है या नहीं है। तो ये न्यू फील्ड है फार्मेकोजीनोमिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। Now, what is its importance? It helps in the development of tailor-made medicine. है ना, देखिए अभी वहां हमने कहा था fit to all, है ना, यहाँ हम कह रहे हैं टेलर मेड मेडिसिन। अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि हर व्यक्ति के बॉडी के हिसाब से जो टेलर नाप लेता है, आपका दर्जी, वो उसी के अकॉर्डिंग कपड़े प्रिपेयर करता है। जो हम रेडीमेड खरीदते हैं फिर भी उनको ऑल्टर कराना पड़ता है, किसी को ढीले होते हैं, किसी को टाइट होते हैं, किसी की हाइट ज्यादा है और वही किसी टॉल पर्सन को पूरा आ जाता है उसके फिजिक से, और शॉर्ट पर्सन को वो लंबा हो जाता है नीचे से, आपको जीन्स कटवानी पड़ती है। सो हम क्या करते हैं, ऑल्टर करते हैं। लेकिन जब हम टेलर के पास जाते हैं तो टेलर हमारी बॉडी के हिसाब से हमारा मेजरमेंट लेता है और बिल्कुल हमारी पसंद की ड्रेस प्रिपेयर करता है ना। तो इसका मतलब इन मेडिसिन को, फार्मेकोजीनोमिक्स को क्या कहा, टेलर मेड मेडिसिन। जस्ट लाइक टेलर वी डायग्नोज द जीनोमिक्स ऑफ ए पर्सन, कहाँ डिफेक्ट है, कौन सी मेडिसिन सुटेबल होगी, उसके अकॉर्डिंग इस ड्रग को प्रिपेयर किया जाए। देन इट इंश्योर्स मोर एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ड्रग डोजेस। तो हम जेनेटिक मेकअप के आधार पर स्पेसिफिक ड्रग की डोजेज भी डिसाइड करते हैं, है ना। जैसे अगर आप डॉक्टर के यहाँ जाएं तो डॉक्टर आपका वेट जरूर लेता है, तो आपने वेट लेने की क्या जरूरत है, अभी तो 15 दिन पहले, 1 महीने पहले वेट लिया था। वेट के अकॉर्डिंग ड्रग की डोज डिसाइड की जाती है कि आपको अगर कोई मेडिसिन देनी है, इवन फीवर की मेडिसिन भी देनी है, तो वो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट होना चाहिए। कि आपको पैरासिटामोल 250 लेनी है, जिसे बच्चों में बहुत लो डोज 100 दी जाती है, 2 टाइम्स अ डे देनी है कि 3 टाइम्स अ डे देनी है, एडल्ट्स में 500 750 तक दी जाती है। अकॉर्डिंग टू योर डिजीज और बॉडी वेट आपकी ये ड्रग की डोजेज चेंज हो सकती हैं। नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव प्रोसेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी एंड अप्रूवल। तो हम लोग जो ड्रग बनाएं वो हम जीनोमिक्स के आधार पर स्टडी करके ड्रग बनाएं कि ये ड्रग जो है इसको इजीली डिस्कवर किया जा सके कि इस तरह से प्रिपेयर करनी है, और वो अप्रूवल भी उसका मिल सके हमें, ताकि वो प्रॉपर वर्किंग करे। देन फॉर ऑब्टेनिंग ऑफ बेटर एंड सेफर वैक्सीनेशन, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है आज की डेट में, बिल्कुल करेंट फील्ड है कि हम अगर जीनोमिक्स का पता है तो हमने क्या किया, कोविड के अगेंस्ट, कोविड-19 के अगेंस्ट सेफर वैक्सीनेशन बनाई जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए भी सेफर हो, ह्यूमन जीनोमिक्स से भी मैच करती हो और साथ साथ वो उस पर्टिकुलर वायरस को किल कर सके। नाउ टू डिक्रीज इन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, तो जो हमारे हेल्थ केयर में कॉस्ट आती है हम उसको लो कॉस्ट तक ले आए, कॉस्ट बेनिफिट हो, यानी जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पर्टिकुलर ड्रग 1 डोज देने पे ही काम कर जाए, 2 डोज देने पे ही काम कर जाए, हमें बहुत लंबे समय तक 20 दिन, 21 दिन, 25 दिन, 3 महीने मेडिसिन ना लेनी पड़े। तो हम वो
ओवरऑल उसकी कॉस्ट अगर हम थोड़ी ड्रग लेने पे ही रिड्यूस कर देंगे तो थोड़ी ड्रग भले ही महंगी होगी थोड़ी, लेकिन अगर 1 या 2 डोजेस में अगर आपकी हेल्थ इंप्रूव कर जाती है तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, इसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। देन फॉर एडवांस स्क्रीनिंग फॉर डिजीजेस, तो जीनोमिक्स क्या है, जीन सिक्वेंसिंग की तरफ ले जाता है और हम किसी भी डिजीज का जीनोम सीक्वेंसिंग करके उसके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन बना सकती है फॉर ह्यूमन बीइंग्स और फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स। Now, very important drugs which are prepared through this technique and under comes as pharmacogenomics, that is Herceptin, Gleevec, examples हैं इसकी Erbitux and Tumorosite. Now come to the third medical field, that is gene therapy. Now it is on its advancement, अभी चल रहा है काम इस पे और ये धीरे धीरे प्रोग्रेसिंग है। The process क्या है जीन थेरेपी? The process in which a faulty gene, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, is removed and replaced with the healthy copy to restore the normal function of that gene. तो हम लोगों ने क्या करना है, रिस्टोरेशन करना है। अगर हमारी बॉडी में कोई डिजीज है एंड दैट इज ड्यू टू द फॉल्टी जीन, डेफिनेटली कोई जैसे डायबिटीज ही है तो डायबिटीज, व्हाई डायबिटीज टेक्स प्लेस, दैट इज द हायर लेवल ऑफ शुगर डायग्नोज द डिजीज। और क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी में वो पर्टिकुलर हार्मोन जो कि ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल को रिड्यूस करता है बॉडी में, वो फॉल्टी हो जाता है, मतलब वो प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं होता, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। अब क्या हुआ कि डेफिशिएंसी होने से शुगर लेवल बढ़ा, दैट डेफिशिएंसी मे बी द जेनेटिक डिफेक्ट, यानी हमारी वो सेल्स हाइलाइट ऑफ लैंगरहैंस की उनको प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं, इसका मतलब वो फॉल्टी हो गई हैं। अब अगर उनको हम कट करके और रिमूव कर दें और रिप्लेस करके उसकी जगह हेल्दी कॉपी ऑफ जीन लगा दें या हेल्दी कॉपी वो न्यूक्लियोटाइड पेयर्स दे दे जिससे कि वो नॉर्मल फंक्शन करने लगे, सो इट्स अ पार्ट ऑफ जीन थेरेपी। इसी तरह से कैंसर जैसी बीमारियों के लिए इट्स वेरी गुड, क्योंकि कैंसर धीरे धीरे क्या है, कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल्स होती हैं बॉडी में, लेकिन जब वो बढ़ना शुरू करती हैं तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स धीरे धीरे सप्रेस होता जाता है। जब तक ठीक रहता है तो कैंसर सेल्स नहीं बढ़ती हैं, लेकिन जब इम्यून रिस्पॉन्स हमारा डेफिशिएंट हो गया या स्लो हो गया या सबसाइड हो गया तो ये बढ़ने लगती हैं। अब हम इसकी ट्रीटमेंट के लिए कहाँ डिफेक्ट हुआ जो कैंसर सेल्स बढ़ने लगी, वहां पर ट्रीटमेंट कर दें पर्टिकुलर जीन पर, तो वो कैंसर हमारी बॉडी में नहीं बढ़ेगा और नहीं स्प्रेड करेगा। दिस जीन थेरेपी इन्वॉल्व्स number 1 replacing a mutated gene that causes disease with a healthy copy of gene, right? The same thing. Second is inactivating or knocking out a mutated gene that is functioning improperly, right? जो improper gene है, proper work कर रही है या mutated gene है, उसको हम knockout कर दें, यानी बाहर निकाल दें और inactivate कर दें। Third is introducing the new gene that helps fight a disease. अब हम क्या करें, उसकी जगह पर न्यू जीन और द हेल्दी कॉपी ऑफ जीन इंसर्ट कर दें जो कि हमारी लिए डिजीज रेजिस्टेंस पैदा करे या फाइट कर सके हमारी बॉडी के लिए डिजीज से। Now some common ways of this gene therapy are using fat droplets in the nose spray. ये कुछ methods हैं जिनको हम follow करते हैं। Second is using cold virus that are modified to carry alleles, go into the cell and affect them, वो कैरी करके ले जाए। The third is the direct injection of DNA, अगर हम सीधे दे दें जो पहुंच जाए, जो कि हमने मेथड्स पढ़े हैं, and how to introduce into the host, that is electroporation or ballistic method. So these are some common ways. Now the process of gene therapy is of 2 types. 2 तरह की है जीन थेरेपी, कैसे फॉलो की जा सकती है? First is stem cell gene therapy and the second is germline gene therapy. नाम भी इंडिकेट कर रहा है, stem cells are the regenerative cells in the human body. और by birth क्यों कहते हैं कि बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है? क्यों? क्योंकि उनमें स्टेम सेल्स की संख्या, नंबर ऑफ स्टेम सेल्स इज मोर और दे आर हाई इन नंबर इन अ चाइल्ड।
लेकिन जैसे जैसे हम ग्रोन अप करते जाते हैं, चूंकि हमें जरूरत नहीं होती इन स्टेम सेल्स की ज्यादा, तो ये धीरे धीरे बॉडी में कम होके कुछ ही प्लेसेस पे रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, जैसे बोन मैरो में है और जो हमारी नाभि है उसके आसपास। तो जो हमारी प्लेसेंटल कॉर्ड होती है वहां पर ये सबसे ज्यादा होती हैं। तो अगर हम इसको स्टेम सेल्स को यूज करें थेरेपी के लिए फॉर जीन थेरेपी, बिकॉज दे आर कंटेनिंग ऑल जीन्स ऑफ द बॉडी, और स्टेम सेल्स का एक और भी पर्पज है, जैसे स्टेम नाम क्यों दिया गया, प्लांट्स में स्टेम क्या होता है, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री। अब स्टेम से ब्रांचेस निकलती हैं, उन ब्रांचेस से लीव्स निकलती हैं, स्टेम के लोअर पोर्शन से रूट्स निकलती हैं। अगर आप देखिए तो रीजेनरेशन की पावर स्टेम में सबसे ज्यादा होती है। अगर हम स्टेम कटिंग करके लगा दें तो उसमें नीचे से रूट्स और ऊपर से लीव्स निकल आती हैं, है ना। तो इसको भी स्टेम माना गया, इट इज स्टेम ऑफ ऑर्गेनिज्म और स्टेम सेल्स कहा गया इन्हें। दे हैव रीजेनरेशन पावर और ये पूरी बॉडी के जीन्स को कंटेन करती हैं, यानी इनमें पावर है कोई भी ऑर्गन को बनाने की, है ना, इसीलिए इनको स्टेम सेल कहते हैं। इनमें रीजेनरेटिव पावर है। ये अगर फिंगर में अगर ट्रीटमेंट करना हो तो फिंगर का प्रोडक्शन कर सकती हैं, एग्जांपल मैंने लिया है। जैसे अगर हम छिपकली की रेप्टाइल्स की बात करें तो उनकी पूंछ डिटैच हो जाने पर फिर निकल आती है, तो इसका मतलब उनके वहां पर रीजेनरेशन की पावर है जो कि पूंछ जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, और इवन फिंगर्स तक निकल आती हैं रेप्टाइल्स में, तो उनमें ये पावर है। लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में स्टेम सेल्स हैव दिस पावर टू जनरेट एन ऑर्गन। तो इसका मतलब अगर हम इसको यूज करें तो इन दिस जीन थेरेपी इज अप्लाइड ऑन अ फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। अब हम एडल्ट में कर सकते हैं, पूरी डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में, यानी बेबी बॉर्न होने के बाद से ये जो डेवलप हो जाता है ऑर्गेनिज्म या एडल्ट, उसमें भी की जा सकती है। एंड द इफेक्ट ऑफ जीन थेरेपी लास्ट ओनली टू द ऑपरेटेड ऑर्गेनिज्म। जिसमें इसको ट्रीटमेंट के लिए ऑपरेट करके यूज किया गया उसमें रहता है हमेशा, लाइफ लॉन्ग तब तक रहता है जब तक वो जीवित है। मतलब बच्चे की इम्यूनिटी, बच्चे की स्टेम सेल्स को कोरिलेट आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हम एडल्ट में ट्रीटमेंट दें। और सेकंड है जर्म लाइन थेरेपी। जर्म लाइन का मतलब जर्मिनेटिव सेल्स में, जर्मिनेटिव सेल्स में ट्रीटमेंट दिया जाना। और वो जर्मिनेटिव सेल्स जेनरेशन को जो आगे बढ़ाती हैं सेल्स, वो क्या है, दैट इज एग, दैट इज स्पर्म, दैट इज एम्ब्रियो। लेकिन इसको स्पर्म के लिए यूज ना करके हम लोग पहला जाइगोट के लिए यूज करते हैं, यानी फर्टिलाइज्ड एग। यानी जो एग फर्टिलाइज हो गया उसमें अगर कोई फॉल्ट है तो हम उसमें जो ट्रीटमेंट करेंगे मदर वूम में, यूट्रस में करेंगे, तो फर्टिलाइज्ड एग में ही हम उस जेनेटिक डिफेक्ट को खत्म कर दी। इसको हम कहते हैं जर्म लाइन जीन थेरेपी। तो वही जीन थेरेपी दे दी हमने जर्मिनल सेल्स में। और एन अर्ली एम्ब्रियो, अगर जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट हो गया है ना, यानी प्रो एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, अप टू द प्रो एम्ब्रियो स्टेज हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन जब वो बेबी बन जाता है तो ट्रीटमेंट देना मुश्किल होता है। तो जब या तो बेबी बॉर्न हो तब ट्रीटमेंट दिया जाए या एडल्ट में ट्रीटमेंट दिया जाए। लेकिन अगर हम यूट्रस में देते हैं या हम वूम में देते हैं और हम जर्मिनल सेल्स में करते हैं तो इसको हम कहते हैं जर्म लाइन जीन थेरेपी। एंड द ऑल्टर जीनोम इज फॉलोड इन द नेक्स्ट जनरेशन। जो हमने जीन थेरेपी दी है वो अब जब न्यू बॉर्न बेबी होगा वो हेल्दी होगा, उसमें वो जेनेटिक डिफेक्ट नहीं होगा जो पेरेंट्स में है ना। तो बहुत सारी ऐसे डिजीजेस हैं जैसे हीमोफीलिया है ना, यानी ब्लड लॉस होना, चोट लग जाने पर ब्लीडिंग हो जाना, तो ये दिस इज जेनेटिक डिफेक्ट। लेकिन अगर हम बेबी बॉर्न होने से यानी एम्ब्रियो प्रो एम्ब्रियो से पहले की स्टेज पे ही ट्रीटमेंट दे देंगे जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो, तो जैसे ब्लास्टुला गैस्ट्रुला बहुत सारी स्टेजेस आपने एम्ब्रियोजेनेसिस में पढ़ी हैं, तो हम उसी स्टेज पे, डिविजनल स्टेज पे अर्ली एम्ब्रियो में दे सकते हैं। तब ये अगली जनरेशन के बेबी हेल्दी होंगे, उनमें वो हीमोफीलिया डिजीज नहीं होगी। नाउ फोर्थ आते हैं जेनेटिक टेस्टिंग। The examination of a patient's DNA molecule to determine his or her DNA sequence for mutated genes. हम ये अब टेस्ट कर रहे हैं कि कहाँ पर गड़बड़ी है, तो जेनेटिक टेस्टिंग इंपॉर्टेंट फील्ड हो गया, सेपरेट फील्ड है। The genome of an individual is scanned for this purpose by a scientist, which includes फर्स्ट क्या क्या हम इसमें फील्ड इंक्लूड कर सकते हैं, फॉरेंसिक टेस्टिंग और आइडेंटिटी टेस्टिंग, यानी कहीं कोई क्राइम हो गया हो तो हम जेनेटिक टेस्टिंग से बता सकते हैं। उसके बाल, उसके स्किन के पीसेस,
जैसे किसी की मर्डर कर दिया गया, तो अगर किसी लेडी का मर्डर हुआ या किसी जेंट्स का मर्डर हुआ, उसके नेल्स में अगर क्रिमिनल के कोई टिश्यू के पीस आ जाए या बाल क्राइम सीन पे मिले, तो उनको हम जेनेटिक टेस्टिंग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, तो हम जेनेटिक टेस्टिंग से सेक्स मेल और फीमेलनेस डिटरमाइन कर सकते हैं। कॉन्फॉर्मेशनल डायग्नोसिस ऑफ सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स, जिनमें कोई डिजीज के सिम्टम्स हैं उनमें कंफर्म कर सकती हैं उस डायग्नोसिस को जेनेटिक से। जैसे अब वायरस का हो रहा है, तो अगर कोविड है कि नहीं, वो सिम्टम्स को अगर हम जेनेटिक उसका मैनिपुलेशन कर लें, यानी हम उनको देख लें, जीनोम सीक्वेंसिंग कर लें, तो बता देंगे यस इट इज कोविड-19 और विच स्ट्रेन इट इज। नाउ न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग कर सकते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें क्या जेनेटिक डिफेक्ट्स है उसकी भी हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। Then prenatal diagnostic screening, which is banned now, but that can be followed, कि हम लोग अभी बेबी बॉर्न होने से पहले ही उसका सेक्स पता कर लें, which is not being followed now. लेकिन किया जा सकता है, कभी कभी जेनेटिक डिफेक्ट्स के केसेस में इसको देखा जा सकता है, क्योंकि कुछ केसेस केवल मेल पे ही होते हैं, वाई क्रोमोसोम रिलेटेड सेक्स डिटर्मिनेशन की या कोई डिजीजेस होती हैं, तो उनके लिए इसको किया जाता है विद परमिशन. What are different applications? Better drug can be obtained by the knowledge of genetics. Then genetic testing can be used to detect the mutations. Regarding genetic disorders like cystic fibrosis, sickle cell anemia, Huntington's disease, these are diseases इनके लिए बहुत कारगर है ये, अगर हम genetic disorders को पता लगा सकते हैं. Tests are also being developed to detect various types of cancers. बहुत तरह के cancers होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है. Now come to the another question, that is or application of biotechnology in the field of microbiology. So microbial biotechnology. Microbial biotechnology or industrial microbiology is the use of microorganisms to obtain an economically valuable products or activity of a commercial activity at commercial or large scale level. तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके, अब इसको हम इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, लेकिन हम अपनी इकोनॉमिकली बेनिफिशियल और वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को जनरेट करें. But only microbes are using here. So the microorganisms used in industrial processes are natural, laboratory selected, mutant or genetically engineered strains. हम किसी भी तरह का माइक्रोब यूज करें, चाहे वो नेचुरली अकर करते हो, हम कर्ड बना रहे हैं तो कर्ड में तो हम नेचुरल बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं, लैक्टोबैसिलस यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल बैक्टीरिया को यूज करके हम कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या हम लेबोरेटरी में कोई म्यूटेंट तैयार कर सकते हैं तो उसमें चेंज करके, या हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्ट्रेन्स को यूज कर सकते हैं. माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी इज एन एक्सेप्शनली डायनामिक एंड एक्साइटिंग सेक्टर ऑफ द बायोमेडिकल साइंसेज. इवन दैट इज अ पार्ट ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज टू. दैट इज यूनिक इन द ब्रेथ एंड डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स and services it provides and will provide, and to which it contributes, such as disease prevention and therapy, diagnostics, agriculture and horticulture, food provision, and even industrial products like many organic substances, enzymes, hormones, etc. So in all we are using microbial biotechnology. So this is very beautiful view I have selected from Google Images. Role of microbial biotechnology in bioconversion and control, in bioremediation, preparation of chemicals, nanobiotechnology, in disease treatment, pharmaceutical testing, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, then biofuels and the preparation of biodiesels. These are coming from non-renewable to renewable sources of energy. So these are renewable sources. Primary and secondary metabolites, I have told you earlier, इसमें हम लोग बहुत सारे products बना सकते हैं जिनको हम secondary metabolites कहते हैं. Even wastewater treatment, we are utilizing microbial biotechnology. So एक बहुत अच्छा व्यू है, इसको आप लोग पॉइंट वाइज कर लेंगे और लिख देंगे या पिक्चर या इसी तरह का डायग्राम बना देंगे, तो दैट विल गिव यू गुड मार्क्स. Okay, quickly see the same thing, but in a different view. Microbial driven ecosystem services, तो माइक्रोब का यूज करते हुए हम पूरे इकोसिस्टम में क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. अब इनकी डिलीवरी क्या है, मतलब व्हाट इज द पर्पस, मीन एंड
why we are using, means what are the aims or goals. So if we come to the ecosystem services, first is provision services, मतलब हम provision करें, कुछ चीजें provide करें, food, fiber, fuel, nutrients और genetic pool, यानी good और productive plants or organisms. Second is supporting services, primary productivity, nutrient cycling, and soil health. So it includes the agricultural part. Then third is regulating services, that is regulating what? Our environment, climatic regulation, water purification and disease regulation. तो ये regulating services हैं ताकि हम अपने environment को neat and clean रख सकें. अभी आगे आएंगे हम इस पे, यहाँ पर आएंगे तो बताएंगे आपको goals में. देन कल्चरल सर्विसेज, कल्चरल का मतलब है हम अपनी हेरिटेज, अपनी संस्कृति को संभाल सके, जिसमें कहते हैं रिक्रिएशन, यानी हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज फॉसिल फ्यूल को खत्म कर रहे हैं, तो अब हम रिन्यूएबल सोर्सेज ले आए, तो हमने क्या किया, रिक्रिएशन किया. एंड एस्थेटिक वैल्यूज को भी हम बचा के रखें, यानी जो हमारी संस्कृति का पार्ट है. अब डिलीवरी क्या हुई इन सब चीजों से, चारों सेक्टर से, सर्विसेज से. फूड सिक्योरिटी हुई, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हुई, हमने वातावरण को एक स्थायित्व दिया ताकि वो डिग्रेड ना हो. क्लाइमेटिक चेंज मिटिगेशन हुआ, जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है उसको हमने मिटिगेट करने की कोशिश की. ह्यूमन हेल्थ पे भी ध्यान दिया ताकि ह्यूमंस हेल्दी रहें. अगर जो ह्यूमंस हैं वो हेल्दी रहेंगे तो वो अच्छा सोचेंगे, अच्छा काम करेंगे. देन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी हम इकोनॉमिक सोर्सेज भी देख रहे हैं. और वाटर सिक्योरिटी, बिना वाटर के जीवन नहीं है. हर जगह हर समय हमें पानी की जरूरत है. फॉर एग्रीकल्चर, फॉर ग्रोथ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म वी रिक्वायर वाटर एंड गुड वाटर. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा गोल है, यानी हम जो भी डेवलपमेंट है वो स्थायित्व की ओर हो. यानी इसमें पहला है नो पॉवर्टी. हम लोग हमेशा बात करते हैं कि गरीबी ना हो, तो हम सबके लिए इक्वल फूड अवेलेबल करा सकें, तो इसका सेकंड सेक्टर कहता है नो हंगर, कोई भूखा ना रहे. थर्ड सेक्टर कहता है अगर सब हेल्थ अच्छे से खाएंगे और सब कुछ मिलेगा तो गुड हेल्थ होगी, तो थर्ड इज गुड हेल्थ. देन नेक्स्ट सेक्टर सेज क्लीन वाटर, देन क्लीन एनर्जी, एनर्जी सोर्सेज भी अच्छे रहें, क्लीन एनर्जी हमें मिले, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, यानी हम फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो, इंडस्ट्रियल इनोवेशन, नए नए सब्सटेंसेस हम इंडस्ट्रीज से बना सके. देन वी गो फॉर सस्टेनेबल सिटी, यानी सिटीज भी हमारी हेल्दी और क्लीन और स्टेबल हो. देन रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, यानी हम जो कंज्यूम करें वो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके. ऐसा नहीं किसी ने ज्यादा ले लिया किसी ने कम, जो अभी भी है ना, तो हम लोग इस लेवल तक अभी पहुंचे ही नहीं है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन तक. और दूसरी बात, हम जो अपनी एनवायरनमेंट से, अपनी सॉइल से, अपनी मेरीन वाटर से या फ्रेश वाटर से लेते हैं, वो उसका कंजम्पशन रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें. देन क्लाइमेटिक एक्शंस, जो हम लोग वातावरण में परिवर्तन कर रहे हैं उसको, यानी जो भी हम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उसको सस्टेनेबल कर सकें, यानी उनको रोक सकें और क्लीन एनवायरनमेंट प्रिपेयर कर सकें. देन वी कैन सस्टेनेबल लाइफ बिलो वाटर, वी कैन डेवलप इट, यानी हम वो चीजें अपने वाटर बॉडीज में ना डालें जो कि मैरीन वाटर तक पहुंच जाए फ्रेश वाटर से होती हुई, और बिलो वाटर जो लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो तो उसको भी मेंटेन करें. और लाइफ ऑन लैंड, तो ये तो मेजर प्रोसीजर है क्योंकि हम सब पृथ्वी पर रहते हैं, तो ये हमारा मेन गोल है कि बायोटेक्नोलॉजी को हम एनवायरनमेंट के लिए यूज करें. तो आई विल टेक अनदर क्लास स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड. I will continue from another question is environmental biotechnology. तो microbial biotechnology का यूज अब इसमें भी है ना. तो environmental biotechnology एक सेपरेट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होंगी. वहां हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया था टोटली, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ और भी रेमेडियल प्रोसेसेस होंगी जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी से लेंगे. Okay, so I will continue next one on environmental biotechnology. One thing is also left जो कि बताना जरूरी है आपको, that is a part of tissue culture. तो मैं टिश्यू कल्चर का कुछ पार्ट और आपको बताऊंगी कि what is tissue culture and how we can utilize tissue culture for different parts of the plant and organism and how it is beneficial for us or our society. If you have any question or any query, you may write in the chat box. I have only 1 minute 30 seconds left.
आई थिंक यू मस्ट बी टेकिंग इंटरेस्ट। बायोटेक्नोलॉजी एक नया फील्ड है आपके लिए, थोड़ा बहुत आपने इंटरमीडिएट तक पढ़ा होगा, लेकिन सो टिपिकल, लेकिन आपके लेवल तक मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आए, है ना। इसी तरह से आप लोग क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेंगे, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। आरडीएनए टेक्नोलॉजी इज ए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिसमें हर सेक्शन को आपको पूरा लेना है ना। टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ RDNA technology. Okay, then see you in the next class. Jai Hind to all and happy Shivratri to all of you.